श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आरके गर्ग इनका सवाल ऐसा है कि जो कुंभ मेला चल रहा है वो क्या हिंदुओं में अंधविश्वास को बढ़ावा देता है? देखिए, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम और अंधविश्वास, इनको एक दूसरे से स्वतंत्र करना बहुत डिफिकल्ट है। हमारी धार्मिक आस्थाओं में अलग अलग प्रकार के बहुत अंधविश्वास जुड़े हुए होते हैं, इसलिए कोई भी धार्मिक कार्यक्रम के साथ में अंधविश्वास तो जुड़े होते ही है। अंधविश्वास यानी क्या, इसकी व्याख्या मैंने आपके सामने बहुत बार की है, फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जो बात सच नहीं है उसको भी हम सच मानते हैं क्योंकि हम पर उस ढंग के संस्कार हुए हैं, हमारी आस्था है, इसको अंधविश्वास कहते हैं। और कुंभ मेला जैसे इतने बड़े आयोजन में तो ये बातें बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए आस्था और अंधविश्वास दूर करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरी बात ऐसी कि महाराष्ट्र जैसे प्रांत में जिस ढंग से एक प्रोग्रेसिव आंदोलन चला है, यानी अंधविश्वास के बारे में थोड़ी बहुत समझ उसके कारण निर्माण हुई। महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून भी बना, उस वातावरण को एक बल भी मिला। वैसा तो पूरे देश में हो नहीं पाया है, इसलिए हमारे धार्मिक आयोजनों में अंधविश्वास को बढ़ावा ना मिले इसका भी प्रयास कहीं नहीं होता है। और ना ही ये अवेयरनेस आयोजकों में होती है। और जो बाबा लोग हैं, अलग अलग ढंग के साधु हैं, उनमें ये अंधविश्वास होना उनके आस्था का विषय है, वहां जाने वाले लोगों के आस्था का विषय है। अब जैसा अभी कुंभ मेला में अगर आप स्नान करते हो तो आप सबके पाप धुल जाते हैं, यही सबसे बड़ा अंधविश्वास है। ऐसे कैसे पाप धुल जाएंगे? और ऐसे पाप धुलना इतना आसान है तो पाप करते जाओ और नहाते जाओ। हर 2 साल के बाद तो कुंभ मेला कहीं ना कहीं होता ही है। तो ऐसी कई बातें, इसलिए अंधविश्वास के बारे में बहुत बड़े पैमाने पर जब देश भर प्रबोधन होगा तो शायद इसमें हमारे धार्मिक आयोजन में कोई अंधविश्वास को बढ़ावा ना मिले, इसकी केयर करना शुरू करेंगे। लेकिन तब तक तो ये सब मिली जुली बातें रहना केवल संभव नहीं है, ये ऐसा ही रहने वाला है। और इसमें बदलाव लाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई हमको करनी पड़ेगी, तब हम धर्म को और अंधविश्वास को थोड़ा दूर कर पाएंगे, एक दूसरे से अलग कर पाएंगे। इससे जुड़ा और एक सवाल जो पहले भी हम कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह ईमेल के द्वारा भी आए हैं, और तो ये जो अभी कुंभ मेला चल रहा है उसमें कई अंधविश्वास के चमत्कार वगैरह दिखाते हैं, तो उनको एक्सपोज करने के लिए हमारे संगठन के लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे और वहीं पे मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे रहे? या ऐसा नहीं करना चाहिए क्या? कामता पटेल इनका सवाल ऐसा है कि ये कुंभ मेला में जो जिस ढंग के अंधविश्वास लोगों के सामने आ रहे हैं, कुछ लोग वहाँ चमत्कार भी करते हैं, तो उनको वहीं पर क्यों नहीं एक्सपोज किया जा रहा है? मुझे लगता है अब तक का आपने मेरे भाषण के सीरीज को नहीं सुना है। लोगों में अंधविश्वास दूर करने का मतलब क्या है? लोगों के मन में परिवर्तन लाना, लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना, उनको विचार करने के लिए प्रवृत्त करना। और उनको विचार करने के लिए अगर आपको प्रवृत्त करना है तो उनको जब वो सुनने के मूड में है तभी आप उनको ये बातें सुना सकते हो। अब इतने बड़े पैमाने पर धार्मिक किसी काम के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, लाखों लोग, और वहां जाकर आप अगर कुछ कहोगे तो ये बात तो कोई सुनने वाला नहीं है, उससे तो कुछ निकलने वाला नहीं है। यानी आपको लोगों की साइकोलॉजी समझती नहीं है, इसका मतलब
अब मेरे संगठन में भी मेरे कुछ मित्रों ने ये गलतियां की हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा। मेरे संगठन में एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, विजय मोकाशी। नए नए आए थे संगठन में। तब डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर भी मेरे संगठन में मेरे साथ काम करते थे। मेरे ही संगठन में वो महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष थे और मैं ऑल इंडिया का प्रमुख था। मैं बहुत घूमते रहता था। शायद मुझसे वो कांटेक्ट नहीं कर पाए। एक पांडे बाबा कर बाबा थे और अमरावती डिस्ट्रिक्ट में उनका एक प्रोग्राम था। वहां पर एक बहुत बड़े भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया था। बाबा का कोई खास दिन था। हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साही, उन्होंने नरेंद्र दाभोलकर जी को लेटर दे दिया। नरेंद्र दाभोलकर जी ने तुरंत उसका जवाब दे दिया। इन्होंने कहा था कि मैं वहां जाकर उसका विरोध करने वाला हूं। दाभोलकर जी भी नए नए संगठन में आए थे। इस काम की बारीकियों को अभी समझना था उनको। उन्होंने कह दिया कि बहुत अच्छी बात है, करो। और ये हमारे कार्यकर्ता वहां गए। ये बाबा का कोई खास दिन है, वो प्रोग्राम चल रहा है, लोग खाना खा रहे हैं। उन्होंने वहां का माइक कब्जे में लिया और ये बाबा कैसे लोगों को ठगता है ये कहना शुरू कर दिया। अब मुझे बताइए इस अवस्था में क्या होगा। इस अवस्था में एक ही बात हो सकती है कि इस अवस्था में जो बाबा के भक्त लोग थे वो इकट्ठा आए और हमारे इस कार्यकर्ता को पीटना शुरू किया। तब तक गांव में ये बात फैल गई, लोग दौड़ के आए, कुछ दलित संगठन के लोग दौड़ के आए। वो जानते थे कि मेरा कार्यकर्ता है। उन्होंने उसको ज़्यादा मार नहीं गिरने दी, पड़ने दी, उसको बचाया। और फिर बाद में ये बात जब मेरी मुलाकात उनसे, कैसा तुम्हारा कार्यकर्ता है, ये क्या जगह ही कैसी जाकर बोलने की, आज तक तुमने ऐसा गधापन कभी जिंदगी में नहीं किया, ये भी मुझे सुना दिया। ये वो जगह नहीं है कि जहां जाकर आप इस ढंग से बात करो। फिर आगे की बात ऐसी है कि मेरे ये कार्यकर्ता पुलिस में गए, पुलिस में कंप्लेंट डाली। पुलिस में कंप्लेंट डालने के बाद में उस बाबा को, क्योंकि उसने उचकाया था इनको मारने के लिए, इसलिए उसको अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, इसलिए आमरण उपोषण को बैठ गए अमरावती के पुलिस स्टेशन के सामने। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि ये मूर्खतापूर्ण कदम उठाया था। जब मुझे पता चला कि ये मूर्खतापूर्ण कदम दाभोलकर जी के कहने पर किया, मुझे बार बार बुलाया गया कि आपको आना है, उनको बचाना है। मैंने बोला मैं नहीं आता हूं, दाभोलकर जी को बुलाओ। क्योंकि आज तक किसी कार्यकर्ता ने इतना मूर्खतापूर्ण कदम कभी नहीं उठाया था। और मुझे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम उठाना। आखिरी में भाभी जी का फोन आया, उनके पत्नी का। मैं उनके घर में रह चुका हूं। क्या मेरे पति को आप मरने देने वाले हो क्या? वो आमरण उपोषण को बैठे हैं, वो मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, जिद्दी है, आपको आना पड़ेगा। फिर मुझे आना पड़ा क्योंकि भाभी जी का तो कोई गुनाह नहीं था, उनके पति थे। आने के बाद में मैंने एसपी को पूछा। तब अमरावती कमिश्नरेट नहीं था, एसपी प्रमुख रहते थे शहर के। उनके साथ में मेरा वर्धा में ऑलरेडी एक बाबा के कारण, लहरी बाबा के कारण पंगा हो चुका था। वो मुझसे बहुत डरते भी थे। मैंने स्ट्रेट वे उनको पूछा कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे। उन्होंने कहा, तब शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे। शरद पवार जी के बहुत नजदीक के मित्र, शरद पवार तो आपके भी मित्र हैं, उनके मित्र का मुझे फोन आया। वो विधानसभा के उपाध्यक्ष है, तो उनका तो आदेश मुझे मानना पड़ेगा। मतलब बस इतना ही प्रॉब्लम है। अब उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन विधानसभा के उपाध्यक्ष मैंने कही दिया है। उनको तुरंत मैंने मैसेज भेजा कि अगर आपने पुलिस को रोका है तो आपके खिलाफ हम आज से आंदोलन शुरू कर देते। तुरंत उनका फोन गया
एसपी को कि जो कानून में होता है वो करो, और उसके बाद में उनको अरेस्ट हुई। फिर हमारे मित्र का, विजय मोकाशी का उपोषण छोड़ दिया उन्होंने। तो इस ढंग से काम नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि लोकतंत्र के जो नियम हैं वो हमको अमल में लाने चाहिए। अगर किसी को धार्मिक आस्था अमल में लाने का अधिकार है कि नहीं? है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो अधिकार दिया। उपासना और धार्मिक आस्था रखने का, धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को है। अब उसकी स्वतंत्रता में मैंने खलल नहीं डालनी चाहिए। एक इतना बड़ा एक धार्मिक आयोजन है और वहां जाकर आप उसके खिलाफ कुछ बातें कर रहे हो, तो इससे इतना ही होने वाला है कि लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे और आम धार्मिक आदमी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैंने आज तक कई बाबाओं को, हजारों बाबाओं को एक्सपोज किया, लेकिन उनके किसी धार्मिक कार्यक्रम में एक्सपोज नहीं किया, उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम में एक्सपोज किया। वो कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं और वहां जाकर मैं कुछ तो भी गड़बड़ी कर रहा हूं, ऐसा आज तक कभी नहीं किया। क्योंकि मेरा प्रमुख उद्देश्य लोगों का प्रबोधन कर कर उनमें परिवर्तन लाना है। ये बात अपने दिमाग से मैंने कभी छूटने नहीं दी। अपना जो फोकल पॉइंट है वो कभी इधर उधर नहीं होने दिया, और ना ही मेरे किसी कार्यकर्ता का फोकल पॉइंट इधर उधर होने दिया। मेरे पूरे 37 साल के जीवन में मेरे एक भी कार्यकर्ता, ये अपवाद है विजय मोकाशी, और उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बता दिया। इतने बड़े पैमाने पर मेरे कार्यकर्ताओं ने भी एक्सपोजर्स किए हैं, लेकिन एक भी कार्यकर्ता ने 37 साल में कभी मार नहीं खाई, कभी मार नहीं खाई। विजय मोकाशी ने भी जो मार खाया वो उसके पीछे नरेंद्र दाभोलकर जी का प्रोत्साहन था। क्योंकि उस ढंग से उनको ट्रेन किया गया है। कब एक्सपोज करना है, कौन सी सिचुएशन में एक्सपोज करना है, कौन सी सिचुएशन में अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाना है। आम लोगों को तोड़कर ही आप बाबा को एक्सपोज कर सकते हो। धार्मिक चीज में अगर आप हस्तक्षेप करते हो तो आम आदमी आपके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए कुंभ मेला में जाकर इस ढंग का आह्वान देना, उनके सामने उनको एक्सपोज करना, ये मूर्खता पूर्ण कदम होगा और कुछ नहीं होगा। उसमें से तो प्रबोधन होने की गुंजाइश है ही नहीं, लेकिन उससे संगठन के काम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आम आदमी इस संगठन को धर्म के खिलाफ वाला संगठन समझेगा और फिर वो बाकी बातें सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। तभी इतने बड़े पैमाने पर हम सब ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं, उसका उपयोग करते हैं। मेरे पूरे जीवन में एक ही बार मुझ पर अटैक करने का प्रयास हुआ है, पूना में बाल गंधर्व रंग मंदिर में, और उसके बाद स्टेज पर 12 मिनट मारपीट होते रही। वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग में उपलब्ध है। जो लोग मारने के लिए आए थे उनको पब्लिक ने पीटा, और उसके बाद में फिर 1 घंटा मेरा शांति से भाषण पूरा हुआ। वो किस्सा बहुत महत्व का है, इसलिए मैं बहुत उसको विस्तार से आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये सवाल के जवाब में आवश्यक था, उसका उल्लेख मैंने यहाँ किया है। इसलिए हमेशा आप किस काम के लिए काम करते हो ये आपके दिमाग में स्पष्ट चाहिए। मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूं, ये सिद्ध करने के लिए आप काम करते हो, या लोगों में परिवर्तन लाने के लिए आप काम करते हो? अगर लोगों में परिवर्तन लाना ये आपका मेन उद्देश्य है, तो जब लोगों में परिवर्तन पॉसिबल होगा तभी आपको लोगों को समझाने का अवसर लेना चाहिए। वो सुनने के लिए तैयार है, जानने के लिए तैयार है। ऐसे वोलेटाइल वातावरण में आप उनको समझा नहीं सकते।
हाँ, एक आधा बाबा आपको चमत्कार के बारे में आह्वान करता है और तब आप जाहिर तरीके से लड़ाई करते हो। ऐसी कई लड़ाइयां मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तब सबसे पहले उसको हम धर्म से अलग कर लेते हैं। ये बाबा का व्यक्तिगत, उसका चमत्कार सिद्ध करने का व्यक्तिगत प्रोग्राम है, इस ढंग से उसको स्वरूप देते हैं और इसलिए उसमें सक्सेस हो पाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ऐसे कई किस्से मैं आपको सुनाने वाला हूं, क्योंकि उसमें वक्तृत्व का हिस्सा बहुत महत्व का रहा है। इसलिए भी आगे आपने अभी उसके बारे में बोला, पर वैसे ही अगर जो अभी प्रसिद्ध बाबा हैं उनको आप एक्सपोज करेंगे तो आपका संदेश ज्यादा लोगों तक जाएगा। वर्तमान प्रचलित बाबा को आप एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे? मनीष जोशी, इनका सवाल ऐसा है कि वर्तमान जो प्रचलित बाबा है उनको आप क्यों नहीं एक्सपोज करते? उससे ज्यादा कड़ा संदेश जाएगा। हाँ, मुझे सवाल काफी लोगों ने पूछा। महाराष्ट्र में तो ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में सभी जानते हैं, इतने सालों से क्रेडिबिलिटी एक फॉर्म कर चुके हैं। अगर कोई बाबा हिम्मत करता है तो उसको तुरंत एक्सपोज हम कर भी सकते हैं। लेकिन अभी अगर मैं किसी बाबा को चैलेंज भी करूंगा व्यक्तिगत तौर पे, उसके चमत्कारों को या फिर किसी बात को, तो उसको आज कोई महत्व आने वाला नहीं। इसलिए मैंने जवाब दिया था कि जैसे महाराष्ट्र की हर व्यक्ति मेरे संगठन को मुझे जानती है, थोड़े बहुत गुजरात के लोग जानते हैं, थोड़े बहुत मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं, क्योंकि मैं काफी बार दौरे कर चुका हूं वहां पर, गोवा के जानते हैं। वैसे पूरे देश के लोगों को जानने दो, शायद उसको 1 साल और लगेगा। जब ये YouTube चैनल बड़ा हो जाएगा, बड़े पैमाने पर ये बातें लोगों तक पहुंचेगी, मेरे कहने को, मेरे काम को एक क्रेडिबिलिटी देश भर में उसमें से निर्माण होगी। उसके बाद जब मैं किसी बाबा को चैलेंज करूंगा उसके नाम के साथ में, वो जो जिस ढंग से चमत्कार करता है या काम करता है उसके साथ में चैलेंज करूंगा, तो फिर उसको महत्व आएगा। कौन सा मानव ऐसा कर वो भाग नहीं पाएगा? कौन है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कर भाग नहीं पाएगा? और तब सही माने में ये कदम उठाने में मजा आएगी। मैं कई बाबाओं को 4-4, 5-5 साल तक उसका अभ्यास करता रहा। मुझे लोग बार बार कहते गए, इस बाबा को आप एक्सपोज क्यों नहीं करते हो? देखिए, मुझे लगता है कि इसलिए किसी बाबा को एक्सपोज करना, इसमें कोई मतलब नहीं है। मैं तब तक रुकता हूं जब तक उस बाबा की ऐसी बातें मुझे पता नहीं चलती है कि जो कहने के बाद में लोग कन्विंस हो जाए, लोगों को लगे कि सही माने में हमको ठगता है। इसलिए कई बाबाओं को एक्सपोज करने के पहले मैं 4-4, 5-5 साल रुका हूं, उनका अभ्यास करते रहा हूं, उनकी जानकारी निकालते रहा हूं। इस क्षेत्र में बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं, सही समय में ही कदम उठाना पड़ता है। शुरुआत के दिनों में बाबाओं को या फिर इस ढंग के लोगों को एक्सपोज करना यह हमारा कंपल्शन था। वो खुद आकर चैलेंज करते थे, सामने आते थे। कम से कम उनके जो खास भक्त होते थे वो झगड़ने के लिए आते थे, हमारे बाबा में सामर्थ्य है, फिर लेके आओ तुम्हारे बाबा को। अब भक्तों के प्रेशर के अंदर उसको आना पड़ता था। और इस ढंग से कई बाबा, मैंने शुरुआत के दिनों में तो एवरेज पर डे 1 बाबा एक्सपोज करने का प्रोसेस रहा होगा। इतने बड़े पैमाने पर बाबाओं को हमने एक्सपोज किया। अब कोई बाबा सामने नहीं आता, उसको मालूम है कि अपने 12 बजने वाले हैं। इसलिए अभी जो सहूलियत है उसका फायदा उठाना चाहिए। बाबाओं को केवल एक्सपोज करने से कुछ नहीं होता है। बाबाओं को एक्सपोज करने से केवल लोगों में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है।
सही में ये कह रहे हैं, वो बात सही है, उस बाबा में कोई दम नहीं है। लेकिन कितने बाबा आप एक्सपोज करोगे? रात दिन बाबा ही एक्सपोज करोगे तो उससे क्या होने वाला है? बाबा एक्सपोज करना ये एक प्रबोधन का जरिया है, लोगों को कन्विंस करने के लिए एक कदम है, इससे ज्यादा उसको महत्व नहीं देना है। अब कई बाबा मैंने एक्सपोज किए, उसमें से कुछ बाबा जिंदगी में खत्म हो गए, लेकिन ज्यादातर बाबा तो अपना धंधा करते ही रहे ना भाई। लोकतंत्र ही हमारे देश में, और लोकतंत्र होने के कारण हर व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते। वो अपना थोड़ी सी चालें बदलता है, कानून में जो बात आ सकती है उसको रोक देता है, बाकी केवल आस्था से जुड़ी हुई बातें हैं, धर्म के नाम पर जो बातें चल सकती है उन बातों को लेकर आगे चलता है और अपना धंधा चलाते रहता है। इसलिए कितने भी बाबा एक्सपोज करने से बाबा बंद नहीं होते हैं। अपना संगठन का, हमारा, मेरा सही काम लोगों का प्रबोधन करना है, यह हमेशा हमको याद रखना होता है। और मुझे अगर देश भर में लोगों का प्रबोधन करने का काम करना है तो मुझे ऐसे कई बड़े बाबाओं को हाथ लगाना पड़ेगा, लेकिन तब तक ऐसा तो कम से कम वो ना बोल सके, कौन शाम मानव, कौन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, ऐसे चिल्लर लोगों को हम नहीं ध्यान देते, ये बोलने का अवसर उनको नहीं मिले, ये भी देखना पड़ेगा। इसलिए कम से कम 1 साल भर रुके, आपके सबसे सहयोग से ये चैनल बड़ा हो जाए, इस चैनल में जो बातें कही जाती है उसको महत्व आए, तो उसके बाद में एक एक बाबा को डेफिनेटली हाथ लगाना संभव होगा और लगाएंगे। क्वेश्चन 4, कुंभ मेले में ऐसा देखा है कि सरकार साधु लोगों को ड्रग्स और बाकी उत्तेजित करने वाली चीजें प्रोवाइड कर रही है, क्या ये बात सच है? और कुंभ मेले के वक्त में प्रोसिक्यूशन भी बढ़ता है क्या? प्रोस्टिट्यूशन भी वहां बढ़ता है? संतोष नलावड़े इन्होंने सवाल पूछा कि कुंभ मेला के समय में ड्रग्स, गांजा वगैरह ऐसी चीज़ें इन सब साधुओं के लिए उपलब्ध कराई जाती और उसमें प्रशासन का भी हिस्सा होता है, ये बात सही है क्या? और दूसरा सवाल उन्होंने ये भी पूछा कि प्रोस्टिट्यूशन बढ़ता है क्या? देखिए, कुंभ मेला ये कोई अपवाद नहीं है, यानी प्रोस्टिट्यूशन की बात पहले लेंगे हम। पहले हमारे यहां धार्मिक यात्राएं होती थी, आज भी देश भर में यात्राएं होती है। ऊपरी तौर पर यह धार्मिक यात्राएं मानी जाती थी, किसी एक भगवान के नाम पर यह यात्रा चलती थी। और यात्राओं में जो कुछ चीजें होती है, कई दुकानें लगती है, मनोरंजन की दुकानें लगती है, वहां की लोक कलाओं की दुकानें लगती है। जैसे महाराष्ट्र में तमाशा है तो तमाशा की दुकान लगेगी, वैसे ही प्रोस्टिट्यूशन की भी दुकानें लगती है। ये तो नोन फैक्ट, इसको अपवाद नहीं किया जा सकता। जब भी बड़े धार्मिक उत्सव होते हैं कहीं पर भी, तो वहां प्रोस्टिट्यूशन का व्यवसाय तो बढ़ता ही है, यह भी नोन फैक्ट है। अब ये केवल धार्मिक उत्सव में ही होता है ऐसा नहीं है, किसी अगर पॉलिटिकल पार्टी का अधिवेशन है तब भी प्रोस्टिट्यूशन का व्यवसाय वहां बढ़ता है। कोई भी बड़े पैमाने पर असेंबल होने के लिए लोग आते हैं दूर दूर से, तो वहां प्रोस्टिट्यूशन का व्यवसाय बढ़ने की और वहां उस ढंग की सुविधाएं उपलब्ध कराने की बातें होती है। अब उसमें उस पार्टी का हाथ होता है ऐसी बात नहीं है। तो ये जो अवसर है, उस अवसर का लाभ उठाने के लिए हर व्यावसायिक जिस ढंग से प्रयास करते हैं, उस ढंग से प्रोस्टिट्यूशन के भी व्यवसाय में होने वाले लोग प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये बातें तो होते रहती है। अब रहा सवाल कि ये कुंभ मेला में जो लोग इकट्ठा होते हैं, साधु लोग इकट्ठा होते हैं, उनके लिए ड्रग्स और जैसे गांजा जैसी चीजें मुहैया कराई जाती कि नहीं।
देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट के, महाराष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट के मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। एक अंधविश्वास के काम के कारण भी संबंध रहे हैं। बाद में जादू टोना विरोधी कानून होने के बाद में उस कानून के प्रशिक्षण के कारण भी मेरे संबंध रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों का मैं प्रशिक्षण करते आया हूं, तो काफी पुलिस अधिकारी मुझसे खुलकर बात करते हैं। अब ये भी नासिक में कुंभ मेला हुआ था और पुलिस डिपार्टमेंट कहती है, मैं अधिकृत तरीके से कह रहा हूं कि यह बात सच है कि बड़े पैमाने पर इन सब चीजों को मुहैया कराया जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट इस पर एक्शन नहीं लेती है कुंभ मेला के दरमियान, जबकि महाराष्ट्र में गांजा बैन है, इस ढंग के ड्रग्स बैन है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। उस तरफ हम ध्यान नहीं देते। हमारे सामने चलता है लेकिन ध्यान नहीं देते, क्योंकि कुंभ मेला की आवश्यकता है वो। ये तो महाराष्ट्र का उदाहरण तो मुझे मालूम है, तो बाकी सब जगह तो ऐसा ही चलता होगा। अब ये जाहिर तरीके से, जैसे कि सरकार उस पर पैसा खर्च कर कर उपलब्ध करा देती कि नहीं, इसके बारे में बारीकियां मालूम होना बहुत बड़ा कठिन है। लेकिन मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। कोई भी सरकार, उस प्रांत की सरकार जो होती है, वो व्यवस्था पे खर्च करती है, और ये साधु लोग इतने अमीर है, उनके पास इतना पैसा है कि सरकार ने उनके ड्रग्स के लिए या फिर उनके गांजा के लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। केवल पुलिस वहां हस्तक्षेप ना करे, इजीली वो चीजें उन तक पहुंचे, यहां तक सरकार का सहयोग उनको मिलता है। ये मेरी जानकारी है। सरकार खुद उनके लिए मुहैया कराती है, ऐसा कहने लायक कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। और क्वेश्चन 5, आर्यभट्ट ने 1000 साल पहले एस्ट्रोनॉमी की कई बातें सही लिखी थी, क्या ये बात प्रूव हो चुकी है? वैभव कुचनकर वणी वैभव कुचनकर वणी, इनका सवाल ऐसा है कि आर्यभट्ट ने 1000 साल पहले जो बातें कही थी कि वो सही है। 1000 साल पहले नहीं, आज से 1500 साल पहले, यानी 4वीं शताब्दी के आखिरी में 499 में आर्यभट्ट ने अपनी बात रखी है। आर्यभट्ट बहुत बड़ा ज्योतिषी था, गणितज्ञ था, और वो पहला व्यक्ति है कि ग्रीकों के बाद में, ग्रीकों ने यही बात, एरिस्टोकर्स ऑफ सेमोस ने यही बात आज से 2250 साल पहले कही थी, यानी आर्यभट्ट के 750 साल पहले कही थी, लेकिन उसकी बात बाद में नकारी गई। टॉलेमी ने वो बात को झूठा बोला। टॉलेमी बोले कि नहीं, पृथ्वी ये जियोसेंट्रिक है और सूरज और बाकी सब उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और टॉलेमी बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा तत्वज्ञ था, इसलिए एरिस्टोकर्स ऑफ सेमोस का मतलब, यानी जो कहना था कि पृथ्वी गोल है और उसके इर्द गिर्द सूरज घूम रहा है, ये बात को स्वीकारा नहीं गया, नकारा गया। उसके बाद में 5वीं शताब्दी में, 4वीं शताब्दी के आखिरी में, 5वीं शताब्दी के आखिरी में, 6वीं शताब्दी के शुरुआत में यह बात आर्यभट्ट ने कही। आर्यभट्ट ने कहा कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, यह बात झूठी है, क्योंकि तब तक यह मान्यता थी कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, आंखों से तो वैसा ही दिखता है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और पृथ्वी गोल है। इसके कई प्रमाण उपलब्ध है, एस्ट्रोनॉमी में भी इसके प्रमाण उपलब्ध है। और तब तक के ये प्रमाण क्यों उपलब्ध है? क्योंकि आर्यभट्ट को बहुत ज्योतिषियों ने
शब्दों से पीटा है। अरे क्या मूर्ख आदमी है ये कहता है कि पृथ्वी गोल है। कहां कहां से ये प्रवासी आते हैं, कोई चाइना से आता है, कोई कहां से आता है। अगर पृथ्वी गोल होते तो जो आते हैं प्रवासी वो गोल पर से घसर कर नहीं मर जाते क्या? घसीट जाते ना स्लोप पर से, अगर गोल है तो। केवल इतना ही नहीं तो यह भी ऑब्जेक्शन खड़ा किया गया कि सुबह जो पंछी उड़ते हैं, आसमान में विचरण करते हैं, शाम को अपने घोंसलों में वापस आते हैं, अगर पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती तो सुबह उड़े हुए पंछी जो है वो जब शाम को अपने घोंसले में आएंगे तब तक पृथ्वी कहीं दूर निकल चुकी होगी। उनको घोंसले कैसे मिलते हैं? जब पंछी सुबह उड़ते हैं, शाम को वापस आते हैं, उनको घोंसले मिलते हैं, इसका मतलब पृथ्वी अपनी जगह से नहीं हिलती है। तो तब कहां पता था कि ये 200 किलोमीटर का जो वातावरण होता है उसके साथ में पृथ्वी घूमती है, इसलिए पंछी सुबह उड़ते हैं तो भी वो पृथ्वी के साथ ही रिलेटिवली घूमते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम हमको मालूम नहीं था, ग्रेविटी का नियम हमको मालूम नहीं था, ये वातावरण की जानकारी हमको नहीं थी। और पृथ्वी गोल का मतलब कोई ऐसा घिसर नहीं जाता है, घसीटता नहीं है, फिसल नहीं जाता है। फिसलना संभव नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के जमीन के साथ में जुड़ा रहता है। हमें ग्रेविटी की कल्पना नहीं थी तो इसका कोई स्पष्टीकरण आर्यभट्ट नहीं दे पाया, लेकिन उसके गणित के आधार पर उसको पता चला था। उसने ये बात कही थी, एरिस्टिकोर्स ऑफ सेमोस ने 2250 साल पहले कही थी और 1500 साल पहले हमारे आर्यभट्ट ने कही थी। लेकिन इसी आर्यभट्ट को लोगों ने मजाक का विषय बना दिया उस समय के ज्योतिषियों ने, इसलिए इसके कई प्रमाण मिलते हैं। परसेप्शन से जुड़े 3-4 सवाल हैं, अगर अलग लेना है तो वैसा भी कर सकते हैं। परसेप्शन अनुभूति यानी क्या, और क्या सबका परसेप्शन अनुभूति एक जैसी होती है? तो क्या हमारे परसेप्शन हमारी रियलिटी होती है, और क्या हम परसेप्शन को बदल सकते हैं? संतोष खड़े याच्यावर जे सवाल नाही आहे का भाषणावरचे? नहीं है बाकी बर। संतोष खड़े इनका सवाल ऐसा है कि ये परसेप्शन नाम की क्या चीज होती है, अनुभूति जिसको मराठी में या हिंदी में या संस्कृत में कहा जा सकता है। हर एक की अनुभूति क्या अलग अलग होती है। देखिए, एक्सपीरियंस और परसेप्शन ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमारे सामने जो घटना घटती है वो घटती है, वो कैमरा में भी कैप्चर हो सकती है। एक व्यक्ति कर मैं आंखों से उसको देखता हूं, दूसरा व्यक्ति अपने आंखों से उसी घटना को देखता है, तीसरा व्यक्ति उसके आंखों से उस घटना को देखता है। ये एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो हमारे माइंड में प्रोग्राम होता है उसको परसेप्शन कहते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमारे माइंड में जो प्रोग्राम होता है वो अपने खुद के व्यक्तित्व के अनुसार प्रोग्राम होता है। अब उदाहरण के तौर पर हम एक बस में बैठे हैं, 10 लोग हैं या फिर 50 लोग हैं, बस का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में बस में के कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं, कुछ लोग इतने उंडेड होते हैं कि उनका खून बाहर आने लगता है। ऐसी अवस्था में जो 50 पैसेंजर्स हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डर जाते हैं, डर के कारण चिल्लाने लगते हैं या फिर उनके मुंह से आवाज ही नहीं फूटती है। इनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं कि केवल उनको धक्का मिला,
उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ, हाथ नहीं टूटा, पैर नहीं टूटा, कोई ऊन नहीं हुई, कोई खून बाहर नहीं आ रहा है, फिर भी वो थर 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 डर से कांप रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उंडेड है, उनके खून बह रहा है, इसके बावजूद वो उठते हैं और दूसरों को मदद करने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादा उंडेड है। यानी सबने अनुभव एक ही किया है कि एक्सीडेंट हुआ, उसमें से कुछ लोग बहुत जख्मी हुए, शायद एक दूसरा मरा भी होगा, लेकिन हर एक की प्रतिक्रिया इस एक्सपीरियंस के साथ में अलग अलग होती है। और इस प्रतिक्रिया के साथ में वो एक्सपीरियंस उसके दिमाग में प्रोग्राम होता है। डॉक्टर पेनफील्ड नाम के एक बहुत ही फेमस न्यूरोसर्जन है। ये न्यूरोसर्जन अलग अलग प्रयोग करते थे। उनके प्रयोग में उन्हें ध्यान में आया कि हमारे जो पूरे ब्रेन में हमारी मेमोरी अलग अलग जगह स्टोर होती है, और मेमोरी का वो हिस्सा अगर स्टिमुलेट किया गया तो वो मेमोरी हमारी जागृत होती है। तो ये ऑपरेशन करते करते ऐसे कई प्रयोग करते थे। तब उन्होंने नोट किया कि ये मेमोरी में केवल वो देखता है, वही बात रिकॉर्ड नहीं होती है। हमारे माइंड में जो रिकॉर्ड होता है वो क्या क्या होता है। जब भी कोई प्रसंग हमारे सामने घटित होता है तो उसको हम देखते हैं, वो भी बात रिकॉर्ड होती है। उसके साथ में हमारे शरीर में जो बदलाव होंगे वो भी रिकॉर्ड होगा। जैसे कि हमारा शायद सांस फूल गई तो ये फूली हुई सांस भी रिकॉर्ड होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया वो भी रिकॉर्ड होता है। हमें डर लगा है तो डर की भावना भी रिकॉर्ड होती है। यानी शरीर में जो भी शारीरिक बदलाव होते हैं, हमारे शारीरिक बैरोमीटर्स बदल जाते हैं, वो भी रिकॉर्ड होते हैं। भावनात्मक स्थिति भी रिकॉर्ड होती है, हमारी प्रतिक्रिया भी रिकॉर्ड होती है। ये परसेप्शन है। हर एक का परसेप्शन अपने व्यक्तित्व के अनुसार होता है। एक ही प्रसंग का हर व्यक्ति पर अलग अलग परिणाम होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस और परसेप्शन में बहुत फर्क होता है। जो हमारे व्यक्तित्व के बाहर घटता है वो एक्सपीरियंस हो गया, जिसको हम अनुभव करते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस हमारे माइंड में रिकॉर्ड होते होते उसका रूपांतरण परसेप्शन में होता है। तो ये एक्सपीरियंस और परसेप्शन ऐसे दो अलग अलग शब्द हैं। आगे क्या हमारा सबकी परसेप्शन एक जैसी होती है वो बाकी झालं सगळं। जो राजनेता होते हैं क्या वो खुद खुश रहे और फिर भी पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में लाए, और वैसी ही बातें भाषणों में कहे, ये पॉसिबल है क्या? सूरज वाघ जो राजनेता होते हैं वो अपने जीवन में खुद पॉजिटिव रहे, आनंदी रहे, और वैसे ही पॉजिटिव बदलाव अपने लोगों में और अपने सरकार में और जीवन में लाए, पॉसिबल है क्या? यानी कहीं तो भी आपके सवाल में ये बात छुपी है कि लोग दुखी रहेगा वही लोगों के जीवन में आनंद प्राप्त कर पाएगा या फिर लोगों के जीवन में आनंद ला पाएगा। ऐसा नहीं है। व्यक्ति का आनंदी रहने का मतलब ये नहीं है कि उसने भ्रष्टाचार करना चाहिए, लोगों से पैसा ऐंठना चाहिए और तभी वो आनंदी रह पाएगा। अपने जीवन में लोगों का कोई नुकसान न करते हुए, भ्रष्टाचार न करते हुए, केवल अच्छे काम करते हुए भी लोग आनंदित रह सकते हैं। हमने अगर हमारी आवश्यकताएं कम रखी, जिस व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, खाने पीने को मिलता है, सोने को जगह मिलती है, शरीर पर ढकने के लिए कपड़े मिलते हैं, ये प्राथमिक आवश्यकताएं जिसकी पूरी होती है वो हर व्यक्ति आनंद से रह सकता है। बाकी आनंद से रहना न रहना केवल हमारे सोच के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए एक आधा पॉलिटिकल लीडर ऐसा हो सकता है कि जो कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, लोगों के लिए अच्छा ही काम करेगा,
खुद हमेशा आनंदी रहेगा और लोगों के जीवन में आनंद लाने के लिए जो आवश्यक बातें हैं, पॉलिटिकली जो संभव है वो करने का प्रयास करते रहेगा। ये संभव है। ऐसा पॉलिटिकल लीडर अपने जीवन में यशस्वी होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन पॉलिटिक्स में रहकर भी कोई व्यक्ति इस ढंग से अपना जीवन जीने का तय करे तो जी सकता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे कोई पॉलिटिकल लीडर्स देखे हैं जो लोगों के लिए रात दिन काम करते आए हैं, कभी स्वार्थ का बहुत विचार उन्होंने नहीं किया। उनमें से एक थे रामचंद्र गंगारे। वर्धा में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे, विद्वान गृहस्थ थे। उनकी अर्थशास्त्र की किताब लोगों को, स्टूडेंट्स को कॉलेज के सीखने के लिए उपलब्ध थी। इतने विद्वान गृहस्थ थे, लेकिन आम गाँवठी भाषा में भाषण देते थे। बहुत अच्छे वक्ता थे। मैं उनके प्रचार को कई बार गया हूं, वो चुन के आए इसलिए, जबकि मैं खुद कम्युनिस्ट विचारधारा का नहीं हूं। मैं गांधीयन और विनोबा के विचारधारा का हूं। और रामचंद्र गंगारे जाहिर तरीके से विनोबा और गांधी को गाली देते थे। इसके बावजूद मैं उनके प्रचार को जाता था। वो चुन के आए ऐसा मुझे लगता था। अब सच्चाई ये है कि मैं कई बार उनके प्रचार को गया, लेकिन कभी वो चुन के नहीं आए। और एक बार उनके प्रचार को नहीं गया, तभी वो चुन के आए, और पहली बार वो विधानसभा में चुन कर आए थे। एक ही बार चुन के आए थे। तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अपने जीवन में बहुत त्यागपूर्ण जीवन जीकर लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर सकते हैं। अब वो अपने जीवन में कितना सफल होते हैं, कितना नहीं सफल होते हैं, ये अलग बात है। आगे अभी जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ, उसमें जो अध्यक्ष थी अरुणा ढेरे जी, उनका भाषण आपने अगर सुना हो तो उनकी शैली कैसी लगी, और लोगों का ऐसे वक्ताओं के प्रति रुझान कैसा होता है? मंथन बिजवे, इनका सवाल ऐसा है कि अभी जो यवतमाल में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ, उसमें अरुणा जी ढेरे इनका जो भाषण हुआ, अध्यक्षीय भाषण, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं गया था इस साहित्य सम्मेलन में। मैं बहुत सालों से साहित्य सम्मेलन में नहीं गया हूँ। पहले पत्रकार कर मैंने कुछ साहित्य सम्मेलन रेगुलरली अटेंड किए हैं, मेरे पेपर्स के लिए, मेरे वीकलीज के लिए कवर करने के लिए। जो 1981 में या 80 में बम्बई में सम्मेलन हुआ था, पैरेलल सम्मेलन हुआ था इससे, पुल देशपांडे ने जिनको आयोजित किया था, उस सम्मेलन का आयोजन का हिस्सा भी मैं था। मेहनत करने वाले लोगों में मैं था। लास्ट ईयर जो बुल्ढाना में हिवरा आश्रम में जो सम्मेलन होने वाला था, उसको मैंने बहुत विरोध किया था। इसलिए विदर्भ के बाहर सम्मेलन को ले जाना पड़ा और बड़ौदा में गए साल का सम्मेलन हुआ, क्योंकि हिवरा आश्रम ये शुकदास महाराज का आश्रम था और ऐसे महाराज के आश्रम में सम्मेलन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आंदोलन करने की धमकी दी थी। इस कारण वो सम्मेलन डिक्लेयर होने के बाद भी वहाँ नहीं हुआ और बड़ौदा में गया, महाराष्ट्र के यानी विदर्भ के बाहर गया था। तो इसलिए भी भाई मैं कहीं सम्मेलन के खिलाफ नहीं हूँ, साहित्यिकों के खिलाफ नहीं हूँ, ये भी मुझे एस्टेब्लिश करना था, इसलिए भी मैं साहित्य सम्मेलन में गया। अरुणा ढेरे जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। जब मैं पुणे में 80 से लेकर 82 तक पत्रकार कर यहाँ काम करता था, तब से उनको जानता हूँ। वो तब से एक एक्टिव कार्यकर्ता रही है। राचिम ढेरे बहुत प्रसिद्ध साहित्यिक रहे हैं, उनकी बेटी, और एक एक्टिव युवती, इस रिश्ते से मैं उनको जानता था। बीच में मैं अपने काम में लगा, वो साहित्यिक क्षेत्र में बहुत धीरे धीरे उनका नाम बनते गया। कई लोगों के मुंह से मैं सुनते गया कि बहुत अच्छी साहित्यिका है,
मैं काफ़ी सालों से साहित्य जो होता है, यानी कथा, कादंबरी, कविता, इस ढंग का जो साहित्यिक जो भी लेखन होता है उसको नहीं पढ़ पाता। एक ज़माने में बहुत पढ़ा है, अभी केवल मैं जो महत्व का होता है, वैचारिक होता है, उतना ही पढ़ पाता हूँ। इसलिए वो कितनी महान लेखिका है इसके बारे में केवल अलग अलग जो प्रेस रिपोर्ट्स आते थे उसी पर से पता चलता था, या फिर मेरे जो साहित्यिक मित्र है कभी कभी रेफरेंस के साथ में बोलते थे तब पता चलता था, लेकिन मैंने कोई भी उनकी साहित्यिक किताब वगैरह नहीं पढ़ी थी। उनका ये भाषण मैंने बहुत शांति से सुना। मैंने कई सम्मेलन के अध्यक्षों का भाषण सुना है। अब बड़े साहित्यिक छोड़ दे कुछ अपवाद, तो साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष का भाषण ये बहुत बोर प्रकार होता है, क्योंकि एक लिखित भाषण होता है और वो लिखित भाषण पढ़ा जाता है। जब भी भाषण पढ़ा जाता है तब वो बहुत बोर होता है। लेकिन ये परंपरा रही है कि साहित्यिक ने हमेशा लिखित भाषण ही बोलना चाहिए। अब ये हमेशा बोर होने वाला प्रकार है। लेकिन मैं आपसे कहूं, कई पेपर में छप के आया कि 1.25 घंटे का भाषण था। मैं हमेशा घड़ी देखते रहता हूं। अरुणा ढेरे जी ने जो अध्यक्षीय भाषण पढ़ा वो 1 तास 25 मिनट पूरी तरह चला। भाषा उनकी साहित्यिक थी, आम आदमी को समझने के लिए थोड़ी दिक्कत थी। यवतमाल के साहित्य सम्मेलन में उद्घाटन में 10,000 के ऊपर पब्लिक थी। पब्लिक की बोर होने की बहुत संभावना थी, इसके बावजूद पब्लिक ने बहुत शांति से भाषण सुना। और अरुणा ढेरे जी ने इतनी सुंदर तरीके से यह पढ़ा भाषण कि पढ़ने के कारण जो भाषण बोर हो सकता है वो बोरियत को उन्होंने टाला। और ये बहुत डिफिकल्ट कौशल है कि भाषण आपको पढ़ना भी है, लेकिन इस ढंग से पढ़ना है कि लोगों को लगे कि वो पढ़ नहीं रही है, बोल रही है। भाषण अच्छा रहा। उन्होंने भूमिका बहुत अच्छी ली जो आवश्यक थी। नहीं लेती तो शायद आगे का जीना दुभर हो जाता, क्योंकि नयनतारा सहगल जी को जो निमंत्रण दिया रद्द किया गया, उसका निषेध करना आवश्यक था। वो सब उन्होंने अपने भाषण में किया। अच्छा भाषण रहा। साहित्यिक क्षेत्र का अगर विचार करेंगे तो एक बहुत अच्छे भाषणों में से एक भाषण रहा है। अब उनकी जो भाषण कला है वो साहित्यिक क्षेत्र में उसको महत्व हो सकता है। और उनका काफी सालों से तो मैंने भाषण सुना ही नहीं है। बीच में हम एक प्रोग्राम में दोनों साथ में थे, 5-7 साल पहले की शायद बात है। पिंपरी चिंचवड़ में कोई कार्यक्रम था, तब मैंने उनको सुना था। बहुत बड़े पैमाने पर स्त्रियां और लड़के लड़कियां थी और उनका बहुत गड़बड़ चल रही थी। उस अवस्था में वो भाषण हुआ। तो उनकी भाषण शैली ऐसी है कि सामाजिक क्षेत्र में जो प्रबोधन के लिए आवश्यक है उससे अलग है। साहित्यिक क्षेत्र में उसको महत्व हो सकता है। आगे भाषण कला सीखने के लिए आप कोई बुक्स रेकमेंड करेंगे क्या? लेखराज कैले, लेखराज कैले कैले इन्होंने सवाल पूछा है कि भाषण कला सीखने के लिए आप कुछ किताबें रिकमेंड करोगे क्या। मैं जब ये भाषण कला के सभी मुद्दे आपके सामने रखने वाला हूं, उसके डिटेल्स रखने वाला हूं, टेक्निकल पॉइंट्स रखने वाला हूं, उसके बाद में कुछ लिस्ट भी देने वाला हूं किताबों की। लेकिन सच पूछे तो इसके बारे में कोई अच्छी किताबें मार्केट में उपलब्ध नहीं है। बेसिक किताबें हैं, वो डेल कार्नेगी की हैं। पब्लिक स्पीकिंग इस विषय पर 2 किताबें उनकी उपलब्ध हैं।
उनकी भी लिस्ट मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन उसमें के सभी मुद्दे मुझे एक कम्युनिकेशन के लिए जो आवश्यक मुद्दे हैं वो बहुत अच्छे मुद्दे हैं, लेकिन अमेरिकन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग जो है, अमेरिकन पब्लिक स्पीकिंग जो है, उसमें जिन चीज़ों को महत्व दिया जाता है उसकी आवश्यकता नहीं है, ये मेरा मत है। इसलिए मैं इन किताबों की लिस्ट आपको जब पूरी सीरीज हो जाएगी उसके आखिरी में देने वाला हूँ। बाकी मराठी में कई किताबें कुछ लोगों ने लिखी है जिसका हेडिंग ही है सभेत कसे बोलावे वगैरह वगैरह, सभा में कैसे भाषण देना चाहिए। वो किताबें पढ़ने के बाद में तो आपको कुछ समझता नहीं है, सभा में बोलना वगैरह संभव नहीं होता है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ और जो टेक्निकल पॉइंट से लेकर ये सब विषय मैं आपके सामने रखूँगा, इतना व्यापक, इतना बारीकियों के साथ में ये विषय आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाला है। इतना तो अभी मैं आपसे कहूँगा। आपने जैसा अभी कहा पाश्चात्य देशों का वक्तृत्व और भारतीय वक्तृत्व, इसमें क्या फर्क है? आपने पहले भी उसके बारे में बोला था या बाद में संतोष नलावड़े? संतोष नलावड़े, इनका सवाल ऐसा है कि इन्होंने सवाल पूछा कि पाश्चात्य लोगों का बोलने का तरीका, वक्तृत्व और भारतीय लोगों का वक्तृत्व, इसमें क्या फर्क है? कहीं भारतीय लोग भी उसी की नकल करते हैं ज्यादातर, यानी जैसा तरीका क्या है पब्लिक स्पीकिंग का, जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस में पब्लिक स्पीकिंग सिखाया जाता है वो अमेरिकन स्टाइल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता है। सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो, फिर सूट टाई पहनकर ही आपने भाषण देना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए पहला इंप्रेशन आपका बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। फिर मैनरिज्म को बहुत महत्व दिया जाता है कि आपके हाथ ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, ऐसा वाक्य बोलने के बाद में इस ढंग से हाथ करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, यानी मैनरिज्म को बहुत महत्व दिया जाता है। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल मैनरिज्म्स, फिर आपका भाषण इफेक्टिव करने के लिए उसको सपोर्ट जो देना है उसको काफी महत्व दिया जाता है। और यही कॉपी डिबेटिंग में काफी लोग करते हैं, पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मेरा एक क्लास छोड़ दिया तो बाकी सभी क्लासेस में इसी ढंग से वक्तृत्व सिखाया जाता है। और इसके लिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं और इस बहाने मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा। अब मैं खुद डिबेटर था ही। नागपुर का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज, हिस्लॉप कॉलेज, इस कॉलेज में एक डिबेटिंग कंपटीशन थी, इंटर कॉलेजिएट डिबेटिंग कंपटीशन, और वहां परीक्षा कर मुझे बुलाया था। मेरे साथ में एक अध्यापिका थी और एक प्रोफेसर थे। मैं ऑलरेडी प्रोफेसर रह चुका था और उसके बाद की ये बात है। और ये डिबेटिंग कंपटीशन में सुनने के लिए करीबन 2000 एक लड़के लड़कियां आए थे, जो कॉलेज के बाहर के भी काफी लोग थे। और पहले 8-10 लोगों ने अपनी बात रखी और बाद में एक लड़की का नाम अनाउंस किया गया। ये लड़की जब चलने लगी, ठैक 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 ठैक, पीछे में बैठी थी, शायद डेलिबरेटली बैठी हूं, और नाम अनाउंस होने के बाद में वहां से वो आ रही है। बहुत ही बढ़िया ड्रेस था उसका, एकदम इंप्रेसिव, उसका चलना इंप्रेसिव, जिस ढंग से ठैक ठैक कर कर आ रही थी वो, सब लोग मुड़कर 2000 लड़के लड़कियां उस तरफ देख रहे हैं, हम परीक्षक भी उसकी तरफ देख रहे हैं। एकदम से जैसे वो स्टेज पर चढ़ी, वेल कॉन्फिडेंट लड़की पोडियम पर जाकर खड़ी हो गई, तो स्टेज पर चढ़ने लगी तो लड़कों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तो पहला इंप्रेशन तो हम परीक्षकों पर यह हुआ कि यह लड़की बहुत फेमस है,
बहुत लोकप्रिय है, बहुत अच्छी वक्ता होनी चाहिए। पोडियम पर खड़ी हो गई, उसकी ऊंचाई भी एवरेज लड़कियों से ज्यादा थी, पर्सनालिटी बहुत इंप्रेसिव थी, लड़की दिखने को बहुत सुंदर भी थी। अब 2000 लड़के जब तालियां बजाते हैं और करीबन 3 मिनट 4 मिनट तालियां बज रही है, तो वो आवाज क्या होगी इसका आपने अगर प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा तो ही आपके ध्यान में आएगा। तालियां गूंज रही थी, उसने ऐसा हाथ किया लोगों को, और उसके बाद में ऐसा हाथ करने के बाद में तालियां रुकी, उससे भी हम बहुत प्रभावित हुए। लड़के ने बोलना शुरू किया, बहुत इंप्रेसिव तरीके से बात कर रही थी। पहले 3-4 मिनट में हम इतने खुश हुए कि हम एक दूसरे की तरफ परीक्षक देख रहे थे, और मेरे पास बैठी हुई प्राध्यापिका थी, वो कह रही थी कि सर आज ये लड़की फर्स्ट प्राइज ले जाने वाली है। और उसके बाद में 4-5 मिनट होने के बाद, 7 मिनट का समय था, 4-4.5 मिनट का समय हो चुका था, तब तक तो बहुत अच्छे ढंग से उसने बातें रखी अपनी, पूरे मैनरिज्म्स, वाक्य रचना, कौन से शब्दों को स्ट्रेस करना है, स्ट्रेस देना है, नहीं देना है, सभी में। और शायद किसी कारणवश वो रुक गई। अब ये लड़के जो तारीफ करने वाले हैं, तालियां बजाने वाले हैं, वो तो उस ढंग के लड़के ही हैं। जैसे ही गैप मिले तो किसी ने जोर से वहां से चिल्लाया। अब गैप 5-7 सेकंड के बाद में गैप बड़ी लगती है। ए विसरली का, ए भूल गई क्या? दूसरा लड़का चिल्लाया, बापानं पाठ करून घेतलं होतं का? बाप ने रटवा लिया था क्या? मेमोराइज कराया था क्या? अब इस ढंग से आवाज आने के बाद में वो लड़की एकदम से डिप्रेस हो गई। शायद वो फिर भूलने लगी, 2-3 वाक्य कैसे वैसे बोली। उसके बाद में अब लड़कों पर से पकड़ तो छूट गई थी, फिर से थोड़ी सी गैप मिलते और कोई चिल्लाने लग गए। और चौथे मिनट में जिस लड़की के बारे में हम तीनों परीक्षक एक दूसरे की तरफ देखकर बोल रहे थे ये लड़की फर्स्ट प्राइज ले जाएगी, वही लड़की 5-5.5 मिनट पूरे होते होते 10-1 सेकंड वैसे ही खड़ी रही। उसको कुछ याद नहीं आ रहा था क्या हुआ, पता नहीं, ब्लैंक हो गई थी। और लड़के उसको हुट आउट कर रहे थे, और रोते रोते वो स्टेज पर से उतरकर चली गई। ये जो प्रसंग है, मेरे जीवन में काफी प्रसंग ऐसे देखे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्प्रिंट हुआ है। ये लड़की पूरी तैयारी कर कर आई थी, किसी कारणवश उसका कॉन्फिडेंस गया, और उसका परिणाम ये हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि ये सब गिमिक्स की आवश्यकता भाषण में नहीं होती है, और इनका प्रभाव जो होता है वो तात्कालिक होता है। इसलिए मैंने पहला वाक्य उपयोग में लाया था, जिसके पास कहने लायक कुछ है वो हर व्यक्ति उत्तम वक्ता बन सकता है। जिसके पास कहने लायक कुछ है और जो मन से लोगों के पास, लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता है, वो हर व्यक्ति बहुत बढ़िया वक्ता बन सकता है। फिर आपकी भाषा शैली, महात्मा गांधी, उनको कोई भी बहुत अच्छा वक्ता नहीं बोलेगा किसी भी वक्तृत्व के मापदंड के अनुसार, लेकिन हजारों लोग तन्मयता से उनका भाषण सुनते थे। अब मैंने गांधी जी को तो लाइव सुना नहीं है, 48 में मर गए, मैं 51 का हूं, लेकिन मैंने विनोबा जी को सुना है, जयप्रकाश नारायण को सुना है। तब मैं बहुत विस्तार से कहने वाला हूं कि जब दिल से कहने वाली बात आपके पास है और लोगों तक आप पहुंचाने के लिए तैयार हो, और लोगों तक ये बात उनके दिल तक आप पहुंचा पाते हो, तो भाषा शैली, वक्तृत्व शैली, इनकी कोई कीमत नहीं बचती।
इसका उत्कृष्ट उदाहरण जयप्रकाश नारायण। मैं तब उदाहरण विस्तार से दूंगा। इसलिए ये भारतीय भाषा शैली और अमेरिकन भाषा शैली या भारतीय वक्तृत्व शैली और अमेरिकन वक्तृत्व शैली ऐसा फर्क नहीं है। आज दुनिया में जो पब्लिक स्पीकिंग इसको जो महत्व आया है वो उसी ढंग से सिखाया जाता है, उसी ढंग से चलता है। मैं जो कह रहा हूं वो तो किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं, ये अलग स्टाइल है। ये जो मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया इन सब लोगों को बोलते वक्त, इसलिए इस ढंग से वक्तृत्व हो सकता है, ये मैं आपके सामने रख पा रहा हूं। ये इस ढंग से वक्तृत्व से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सिखाता। ये भारतीय और पाश्चिमात्य ऐसे अलग अलग परंपरा नहीं। आगे मेरी याददाश्त बहुत कम है, क्या फिर भी मैं अच्छा वक्ता बन सकता हूँ? रमेश बनवारी, इनका सवाल ऐसा है कि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। मेरी याददाश्त कम होने के बावजूद क्या मैं अच्छा वक्ता बन सकता हूं? तो पहले मैं आपको एक बात सुना दूं कि आपने जो कहा कि आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, यह वाक्य अनसाइंटिफिक है। कभी किसी की याददाश्त कमजोर नहीं होती है। देयर इज नो बैड मेमोरी। बैड मेमोरी नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है। हर व्यक्ति की मेमोरी अलग अलग होती है। हर व्यक्ति अपने मेमोरी का उपयोग अपने सिलेक्टेड एरिया में ज्यादा अच्छे ढंग से करता है। अब आपने ये विषय निकाला है, इसलिए मैं एक उदाहरण से शुरुआत करूंगा। 10वीं क्लास की एग्जाम नजदीक आई, इसलिए उनके माँ बाप एक 15 साल की लड़की को मेरे पास लेके आए। 14-15 साल की ये लड़की एकदम डिप्रेस हुई। एक माह में परीक्षा थी। माँ बाप उसके सामने कह रहे थे कि ये लड़की घंटों घंटों पढ़ती है लेकिन इसके कुछ याद नहीं रहता है। मैंने माँ बाप को बाहर निकाल दिया, उससे गप्पे मारने लगा। मैं देख रहा था कि 1 महीने पर एग्जाम है, लड़की बहुत डिप्रेस हुई है, उसको बहुत टेंशन में है। ऐसी अवस्था में उसको केवल रिलैक्स करने के लिए मैं इधर उधर की गप्पे हाँकने लगा। मैंने बोला क्या इतने में कोई पिक्चर वगैरह देखा? अब वो काउंसलिंग के लिए मेरे पास आई है, मेरा बड़ा नाम सुनी है, और व्यक्ति उसको पूछ रहा है कि क्या कोई पिक्चर वगैरह देखा? तो लड़की एकदम रिलैक्स हो गई, बात करने लग गई। कहाँ सर? बोले पिक्चर कहाँ देखने को मिलता है, 10वीं क्लास है, पिक्चर बंद। बोले पूरे साल में नहीं पिक्चर देखा? नहीं, बोले कुछ महीने पहले देखा मैंने, 4 महीने पहले मेरे मामा आए थे, मुझे लेके गए थे। बोले कौन सा पिक्चर देखा? बोले विजय पथ पिक्चर देखा। अब ये विजय पथ में तब्बू नाम की नटी है और बाद में अजय देवगन वगैरह है, काफी फेमस हुई उस दिन वो पिक्चर उन दिनों में। फिर मैंने बोला अरे उस पिक्चर का वो जो गाना है ना, रुक 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 रुक, अरे क्या फेमस हुआ वो गाना। उसने मुझे तुरंत रोका। सर बोले ऐसी शुरुआत नहीं है उसके, पहले 2 लाइनें ये है, उसके बाद में रुक रुक। बोला ऐसा है? अब ये गाना कितनी बार मैंने सुना था। थिएटर में मैंने पिक्चर देखा तब सुना था, और टीवी पर ये गाना बार बार लगता था। मैं कई बार टीवी पर गाने शुरू रखता हूं और अपने काम करते रहता हूं, तो कई बार ये गाना सुना था, कम से कम 20-25 बार तो भी सुना होगा। अब गाने बिल्कुल मुझे याद नहीं रहते। वो लड़की को मैं पूछते गया और वो पूरा का पूरा गाना उसके साथ उसने मेरे सामने रख दिया, कंप्लीट किया पूरा गाना। मैंने उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसको बोला देख, जब एक चीज हम बार बार सुनते हैं तो क्यों हमको कितने अच्छे ढंग से याद रहता है। बोले सर मतलब? मैंने बोला ये गाना मैंने 20-25 सुना, तो तूने 30-40 बार सुना होगा, तुझे याद रहा ना? बोले सर 30-40 बार नहीं, केवल 2 बार। हमारे घर का टीवी भी बंद है। एक बार थिएटर में सुना, एक बार सहेली की तरफ गई थी, उसके टीवी पर बज रहा था तब देखा।
मैं बोला 2 बार केवल तूने गाना सुना और तेरे ध्यान में रहा? बोले हाँ सर, कोई भी गाना मुझे 2 बार सुनाइए, मैं बराबर रिप्रोड्यूस कर कर बताते हुए ने देखी। और मेरे को उसके माँ बाप बोल रहे थे कि इस लड़की की मेमोरी बैड मेमोरी है। मैं पिक्चर बहुत देखता हूं, मेरी बहुत अच्छी हॉबी है। एक जमाने में पत्रकार था, तब इसके परीक्षण लिखता था, इसलिए कंपलसरी पिक्चर देखता था। अब केवल पिक्चर देखने के लिए मैं देखता हूं, लेकिन मुझे ठीक ढंग से उन पिक्चर्स के नाम भी याद नहीं रहते। हाँ, स्टोरी याद रहती, गाने तो बिल्कुल याद नहीं रहते। यानी अभी रिसेंट पिक्चर भी इसमें देख के आऊं तो भी मैं बता नहीं पाऊंगा कि ये गाना इसी पिक्चर का है। फिर भी परीक्षण लिखता रहा मैं, और परीक्षण अच्छा लिखता था ऐसा लोग बोलते थे। तो मेरी मेमोरी उस फील्ड में बिल्कुल काम नहीं करती। और ये लड़के केवल 2 बार गाना सुनकर याद रखती है, पिक्चर की पूरी स्टोरी रिपीट कर सकती है, और उसके माँ बाप कह रहे थे कि उसकी मेमोरी बिल्कुल काम नहीं करती। मित्रों, हर व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, और हम हमारी मेमोरी हमारे पसंदीदा क्षेत्र में बहुत इफेक्टिवली उपयोग में लाते हैं। अब मेरी मेमोरी कई फील्ड में काम नहीं करती। घर में कौन सी चीज कहाँ रखी याद नहीं आती, ढूंढते बैठो, समय बर्बाद होता है। कई चीजें कहीं भूल जाता हूं, याद नहीं रहता। फिर वो चीज मिली नहीं तो याद रहता, अरे भूल गया, मैं ट्रेन में ही भूल गया। लेकिन मैं कई विषयों का अभ्यास करता हूं, कई विषयों पर भाषण देता हूं, और मेरे सभी साथी कहते हैं कि सर, आपको कभी भी कोई भी सवाल पूछो तो धड़ास से आप उसका जवाब देते हो, हर बात आपको याद आती है, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। अब मेरी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है। जब भी कोई मैं किताब पढ़ता हूं तो एक पेज में पढ़ूंगा तो हर बात मेरे ध्यान में नहीं आएगी। मैं उस पेज को दोबारा कई बार पढ़ता हूं। मैं स्लो रीडर हूं, जबकि एक जमाने में मैं एक दिन में एक नॉवेल खत्म करता था। वोरेशियस रीडर जिसको बोलते उस ढंग का रीडर था। लेकिन जब से मैंने सिलेक्टेड रीडिंग चालू किया और जो भी पढ़ता हूं वो याद रखना चाहिए, ये शर्त अपने आप के साथ में जोड़ ली, और मैं साहित्यिक वगैरह ज्यादा नहीं पढ़ता हूं। जो भी पढ़ता हूं वो बहुत वैचारिक वगैरह इस ढंग का पढ़ता हूं। तो मैं बहुत स्लो रीडर हूं। तो मैं लोगों को हमेशा कहता हूं कि आप स्लो रीडर हो, इसका भी दुख मत मानिए। जो जल्दी पढ़कर जल्दी याद रखता है वो जल्दी भूलता है, और जिसको याद रखने के लिए समय लगता है उसका भूलना भी स्लो होता है। इसलिए आपका कोई नुकसान नहीं होता है। तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ता हूं। कई बार मुझे एक पैराग्राफ दोबारा पढ़ना पड़ता है उसको समझने के लिए। लेकिन मेरे सभी साथी कहते हैं कि सर, तुम्हारा बिल्कुल कंप्यूटर जैसा है। कोई भी सवाल नींद पर से उठने के बाद भी, नींद से उठने के बाद भी, अर्ध नींद की अवस्था में होने के बाद भी आपको पूछा जाए तो आपको सब की सब चीजें बराबर याद आती है, क्योंकि मैंने उसको प्रधानता दी। मैंने मेरे जीवन का वो मिशन माना। नॉलेज को प्राप्त करना केवल प्राप्त करने तक ये बात सीमित नहीं है, लोगों तक पहुंचाना, ये मेरा मिशन है। इसलिए मुझे सही माने में प्रेरणा मिलती है नॉलेज प्राप्त करने की। अगर केवल नॉलेज प्राप्त करने तक की ये बात होती है तो शायद इतने अच्छे ढंग से इन बातों को मैं याद भी नहीं रख पाता। दूसरी, मैंने अपने आप में आदत डाल दी कि कोई भी बात याद इस ढंग से नहीं रखने की, जैसे कि वैसे जिसको हम कहते हैं। मैं कुछ संतों के अभंग या ओवी छोड़ दिया तो कोई जिंदगी में अपने कोई भी चीज रट कर नहीं रखता हूं। कोई भी लेखक का वाक्य जैसे कि वैसे रिपीट करने की कभी कोशिश नहीं करता हूं। एक आधा वाक्य बहुत अच्छा है, सेंटेंस बहुत अच्छा है, तो उसको उदाहरण के लिए वैसे के वैसे दे, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूं। ना मेरे लेखन में करता हूं, ना मेरे बोलने में करता हूं।
मैं बात को समझ लेता हूं, उसको पचाता हूं और अपनी भाषा में लेखन में भी व्यक्त करता हूं और अपनी ही भाषा में बोलने में भी व्यक्त करता हूं। तो एक व्यक्ति की मेमोरी, मेरी मेमोरी, मेरा पसंदीदा क्षेत्र है पिक्चर देखना। वहां ठीक ढंग से पिक्चर के नाम याद नहीं रहते, कई बार एक्टर्स के एक्ट्रेसेस के नाम याद नहीं रहते, गाने तो बिल्कुल ही याद नहीं रहते, 2 लाइन भी ठीक ढंग से याद नहीं रहती। लेकिन मेरे ज्ञान के क्षेत्र की जो बातें मैं याद रखना चाहता हूं, मेहनत से याद रखता हूं, वो बहुत अच्छे ढंग से याद रहती है। तो इसलिए पहले आपके दिमाग में जो बात है वो निकाल दीजिए कि आपकी मेमोरी बैड है। आपको जो चीज याद रखनी है वो आप बहुत अच्छे ढंग से याद रख पाओगे। उसके लिए मेहनत लेनी पड़ेगी, मेहनत लेने की तैयारी रखनी चाहिए। हर व्यक्ति अच्छा वक्ता बन सकता है, शर्त केवल है मेरे पास कहने लायक कुछ चाहिए और मुझे लोगों तक ये बात पहुंचाने की अंदर से जरूरत महसूस होनी चाहिए। ये 2 क्वालिटी है तो आप अच्छा वक्ता बन सकते हो। और आप वेदों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वेदों की बातें आज कुछ काम की है? स्वामी विवेकानंद तो वेदों की और लौटो ऐसा बोलते थे। आप क्या सोचते हैं? पुष्पराज सिंह चौहान। पुष्पराज सिंह चौहान, इनका सवाल ऐसा है कि आप वेदों के बारे में क्या सोचते हो? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि वेदों की तरफ आप लौट चलो। वेदों के बारे में काफी लोग बहुत ही आदर से, दुनिया का सब ज्ञान उसमें समाया है, इस ढंग से बात करते हैं। यह बहुत सेंसिटिव विषय है और मैं वेदों पर भी एक सीरीज तो लेने ही वाला हूं, लेकिन जो प्राथमिक बातें हैं, जो शुरुआत में जो पूरी तरह से अपलोड होना आवश्यक है, वो पहले करूंगा और उसके बाद में स्पेसिफिक विषयों में मैं जाऊंगा। अब मैं विनोबा की ओरिएंटेशन से आने के कारण, विनोबा तो वेदों का बहुत गहरा अध्ययन करते थे। शुरुआत के दिनों में मैंने पढ़े, मैं संस्कृत तो मुझे आती नहीं, मेरे पिताजी को बहुत सुंदर संस्कृत आती थी, विनोबा जी से ही वो सीखे थे, उनके वो एक ज़माने में सेक्रेटरी थे, लेकिन मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन इसके भाषांतर उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध है, मराठी में उपलब्ध है। तो एक ज़माने में मैंने वेदों को पढ़ा भी है, उसके ऊपर भाषण भी दिया है, लेकिन आगे चलकर मैंने वो विषय छोड़ दिए थे, क्योंकि उसमें सच्चाई रखने की गुंजाइश और लोगों की मान्यता, इसमें काफ़ी अंतर है। तो मैं अपने काम में अड़चन ना पैदा हो इसलिए लोगों को दुखाना भी नहीं चाहता हूं। हम जो वेदों की इतनी तारीफ करते हैं, उसको उस समय की मर्यादा है। हर लिटरेचर को, हर साहित्य को, हर कला को, हर ज्ञान को उस समय की मर्यादा होती है। उस मर्यादा का विचार करते वक्त ये वेदों का महत्व है कि उस समय में, आज से करीबन 3-3.5 हजार साल पहले, यानी वेदों का काल जो माना जाता है 3.5 से 2000 साल पहले तक का मानते हैं कुछ लोग 5000, 10,000 भी बोलते हैं, लेकिन उसको कोई आधार नहीं है। तो 3-3.5 हजार साल पहले इस ढंग के वेद लिखे गए, इस ढंग का ज्ञान है, तो उस जमाने के ज्ञान के बारे में तो आदर व्यक्त होना ही चाहिए। लेकिन वो कितना साइंटिफिक है, कितना साइकोलॉजिकली करेक्ट है, नहीं है, इसके बारे में अलग से चर्चा हो सकती है। और इसलिए जब वो उसका सीरीज लूँगा, पहले तो मैं मनुस्मृति का सीरीज लेने वाला हूँ, मनुस्मृति के बाद में वेद, फिर उपनिषद, इसमें भी ये सब बातें एक बार रखने के बाद में जाने वाला हूँ। एक ज़माने में ये सब मुझे पढ़ना ही पड़ा,
क्योंकि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति था। धार्मिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र की जो जो पॉसिबल चीज़ें थी वो जो मुझे जानना आवश्यक लगता था, इसलिए पढ़ा था। तब मेरा दृष्टिकोण उनके तरफ देखने का काफ़ी अलग था। आज मेरा हर चीज़ की तरफ देखने का दृष्टिकोण एक सामाजिक दृष्टिकोण होता है, और मैं इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ये मूल्यों के आधार पर ही हर चीज़ का मूल्यांकन मैं करता हूँ। तो उस दृष्टिकोण से मुझे वेद कैसे लगते हैं, ये सीरीज में डेफिनेटली बाद में लूंगा। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए क्या तरह तरह की भाषाओं का जानना जरूरी है, या भाषा की तरफ कैसे ध्यान देना चाहिए? सोनी जी, बिहार। सोनी जी, बिहार। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए अलग अलग भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, या भाषा का ज्ञान न होते हुए भी अच्छा स्पीकर बन सकता है। देखिए, भाषा का ज्ञान का मतलब क्या है। मैंने इसीलिए शुरुआत में ये सीरीज शुरू करने के पहले मैं इस फील्ड में कैसे आया, यानी वक्तृत्व के फील्ड में, भाषण कला के फील्ड में कैसे आया, भाषण की तरफ देखने का, भाषण इस कला की तरफ देखने का मेरा दृष्टिकोण कैसे बदलते गया, उस कारण मेरी भाषण कला कैसे बदलती गई, किन किन लोगों का किन किन चीजों पर मुझ पर क्या परिणाम हुआ, ये बातें मैंने विस्तार से आपके सामने रखी। मैं एक जमाने में वोरेशियस रीडर था, बहुत अच्छा साहित्य पढ़ता था, इसलिए मराठी, जिसको साहित्यिक मराठी कहते हैं, उस पर मेरी काफी कमांड थी, ऐसा मैं बोलता हूं। शुरुआत में मेरे लेखन में भी वो बहुत आता था, लेकिन ये भाषा, साहित्यिक भाषा, समृद्ध भाषा, इसमें मैंने लिखना तो छोड़ दिया, बोलना भी छोड़ दिया। मैं केवल योग्य शब्दों का उपयोग करता हूं, यानी मुझे जो व्यक्त करना है उसके लिए आवश्यक योग्य शब्द, सटीक शब्द का उपयोग करने का आग्रह रखता हूं, लेकिन आसान शब्द का उपयोग करता हूं। मुझे अगर लगता है कि यह शब्द बहुत अच्छा है, इसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन यह शब्द आम बोलचाल में नहीं है, तो उस शब्द का पर्यायी जो दूसरा आसान शब्द होता है, हमेशा उसके साथ में जोड़ देता हूं, ताकि लोगों को मेरी भाषा, मेरे विचार, मैं कहता हूं, वो समझने के लिए कोई दिक्कत ना आ जाए। नहीं तो केवल भाषा में का कुछ समझता नहीं, इसलिए अगर वो भाषण अपने सिर पर से चला गया तो बेकाम भाषण रहा। इसलिए आपको बहुत अच्छी साहित्यिक, अलंकारिक भाषा आने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी भाषा आपको आनी चाहिए, कम से कम एक भाषा इतनी अच्छे ढंग से आनी चाहिए कि आपके मन में जो है वो आप पूरी तरह से एक्यूरेटली व्यक्त कर सके, जो मराठी में मेरे लिए बहुत संभव है। हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐन वक्त पर शब्द याद नहीं आता, यानी हिंदी का वो शब्द मुझे मालूम नहीं रहता, ऐसा नहीं है, लेकिन कई सालों में हिंदी बोलते नहीं आया हूं, मराठी बोलते आया हूं, और खास कर जब मैं पूना में आया तो मेरे बोलने में, मेरे लेखन में काफ़ी हिंदी शब्दों का मैं उपयोग करता हूँ। ये मुझे पुणे के लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर ध्यान में ला कर दिया कि मैंने वो सब हिंदी शब्द अपनी भाषा कोश से निकाल दिए थे, ना बोलने में वो आए, ना मेरे लेखन में आए। तो एक जमाने में प्रयत्न पूर्वक जानबूझकर ये शब्दों को मैंने निकाल फेंका था, इसलिए वो हिंदी शब्द याद आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मराठी में मैं बहुत सहज होता हूं, बहुत एक्यूरेट मराठी में बोल पाता हूं, मुझे जो बोलना है वो एग्जैक्टली शब्दों में मैं व्यक्त कर पाता हूं। कम से कम एक भाषा इस ढंग से आपको आनी चाहिए, उसमें बहुत अलंकारिक शब्दों की आवश्यकता नहीं है,
कंपाउंड या अलंकारिक सेंटेंसेस की भी आवश्यकता नहीं है। सिंपल सेंटेंसेस बहुत इफेक्टिव होते हैं। महात्मा गांधी का आत्मचरित्र, हालांकि उन्होंने गुजराती में लिखा और नारायण भाई देसाई ने उसका इंग्लिश किया है, लेकिन गांधी जी ने वो जांचा है, गांधी जी ने उसको मान्यता दी है। इसलिए इंग्लिश आत्मचरित्र जो है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, ये गांधी जी की मानी जाती है। मैं जब इंग्लिश लिटरेचर में विद्यार्थी था, तब जब मुझे कहा गया कि गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी ये एक बहुत अच्छा लिटरेरी पीस है, तब मुझे पहली बार इतना अचरज लगा कि ये लैंग्वेज इतनी सिंपल है। मैं तो लिटरेचर का विद्यार्थी हूं, इसको क्यों माना जाता है? सिंपल सटीक भाषा जो बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को व्यक्त करे, इसका बहुत महत्व होता है। भाषण कला में भी महत्व होता है, वक्तृत्व कला में भी महत्व होता है, और लेखन कला में भी महत्व होता है। ये आगे चलकर मैं सीख पाया। यानी तरुण भारत में जब मैं लिखता था तब की मेरी भाषा, और आगे चलकर मैंने दैनिक लोकमत में 9 साल कॉलम चलाया, यूथ कॉलम भी चलाया और अंधविश्वास के खिलाफ भी कॉलम चलाया, उस वक्त की मेरी भाषा, इसमें बहुत फर्क है। लोकमत में मैंने बहुत आसान भाषा का उपयोग किया, आम बोलचाल के भाषा का उपयोग किया। तरुण भारत में मेरी जो भाषा थी वो ज्यादा सटीक थी, लेकिन साहित्यिक थी, समृद्ध भाषा थी, इस ढंग की भाषा थी। अब ये जो भाषा है, आपको बहुत डिफिकल्ट भाषा तो उपयोग में लानी ही नहीं है, लेकिन अगर आपके भाषण में आप आम बोलचाल की भाषा का ज्यादा उपयोग करते हो, आम आदमी जिस ढंग की भाषा का हमेशा उपयोग करते हैं उस ढंग की भाषा का आप उपयोग करते हो, तो आपका भाषण बहुत इफेक्टिव होता है। और मुझे लगता है उतनी भाषा तो हर व्यक्ति को बहुत अच्छे ढंग से आती है, और हर व्यक्ति उस ढंग से उस भाषा को मास्टर कर सकता है। अगर आपको एक से ज्यादा भाषा आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप अलग अलग भाषा में व्याख्यान दे सकते हो। जैसे मैंने आचार्य दादा धर्माधिकारी को तीनों भाषाओं में भाषण उनका सुना मैंने। वो जितना मराठी में सहज थे उतना ही हिंदी में भी सहज थे, और उतना ही इंग्लिश में भी सहज थे। तीनों भाषाओं में बहुत सहजता से वो बात कर सकते थे। अब ये आदत की बात है, नहीं तो आम ऐसा होता है कि आम व्यक्ति के बारे में, आम वक्ता के बारे में, जो उसकी हमेशा की भाषा है या मातृभाषा है, हमेशा उस भाषा का उपयोग करता है, तो उस भाषा में उसका भाषण ज़्यादा इफेक्टिव होता है, दूसरी भाषा में थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। लेकिन आप अपने आप को किस ढंग से ट्रेन करते हो, इसके ऊपर आगे की बात डिपेंडेंट है। लेकिन शुरुआत में आपको अच्छा वक्ता बनने के लिए कोई बहुत अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए, भाषा पर आपका प्रभुत्व होना चाहिए, भाषा पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। केवल आपको भाषा इतनी आनी चाहिए कि आप अपने आप को ठीक ढंग से एक्यूरेटली व्यक्त कर सके, वहां शब्दों की कोई अड़चन ना आए। राजकीय भाषण और बाकी भाषण, इनमें किस तरह से फर्क कर सकते हैं या उसमें क्या ध्यान रखें? चंद्रकांत कांबळे, इनका सवाल ऐसा है कि राजकीय भाषण और बाकी के जो भाषण होते हैं इनमें कैसा फर्क किया जा सके या करना चाहिए। देखिए, राजकीय भाषण का मतलब क्या,
उसके बारे में ये इसमें एग्जैक्टली फर्क क्या है, जब मैं इसके टेक्निकल पॉइंट्स लेने वाला हूं तब तो लेने ही वाला हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि राजकीय भाषण 3 प्रकार के होते हैं। जैसा मैं हमेशा लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी समय मिलता है तब भी सुनने की कोशिश करता हूं। लाइव सेशन जो चलते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, सुनने की कोशिश करता हूं। एक खास सब्जेक्ट पर, कोई बिल पर जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर आए, चाहे राज्यसभा में भी बहुत अच्छे वक्ता है, लोकसभा में भी काफी अच्छे वक्ता है, वो किस ढंग से अपनी बात रखते हैं। उनमें उनका कौशल भी होता है, उनकी नॉलेज की डेप्थ भी होती है, और वो बिल के मुद्दों को लेकर उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी ध्यान में आता है। तो इस ढंग का एक राजकीय भाषण बहुत अलग ढंग का होना चाहिए, होता है। अप टू द मार्क बहुत कम लोग हैं, यानी आप इन्हीं गुने 2, 4, 5 लोगों के नाम ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। दूसरा राजकीय भाषण होता है चुनाव का भाषण। चुनाव के समय में जो भाषण चलते हैं वो भाषण अलग ढंग के होते हैं। वो तो दूसरे कितने नालायक है और मैं कितना अच्छा हूं ये आपको कहना है वहां पर। वो भाषण का तरीका ही अलग होता है, उसमें सब्सटेंस होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन उसमें भी, चुनाव के भाषण में भी बहुत सब्सटेंस वाले भाषण मैंने किन लोगों के सुने हैं। यशवंतराव जी मोहिते कर एक हमारे मंत्री थे, यानी मैं आज तक किसी भी पॉलिटिकल भाषण का नाम लेता हूं तो उनका नाम लेता हूं। वो चुनाव के भाषण के लिए आए थे, मैंने पहले कभी उनका भाषण नहीं सुना था, और मुझे इतना आश्चर्य लगा कि ये व्यक्ति चुनाव के भाषण के लिए आया है, चुनाव के प्रचार के लिए आया है। शुरुआत में 5-10 मिनट में जो भी चुनाव के बारे में बोलना था उतना बोल दिया उन्होंने, और बाकी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अर्थशास्त्र का विषय रखा कि अगर हमको महाराष्ट्र में प्रगति करनी है तो किस ढंग से करनी चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था किस ढंग से होनी चाहिए, सबको न्याय मिलने के लिए क्या करना चाहिए। मैं बहुत प्रभावित हुआ था उनके भाषण से। उसके बाद में मैंने चुनाव के भाषण कितने सुने, लेकिन और किसी का नाम इस ढंग से मैं नहीं ले सकता हूं। चुनाव के भाषण में कोई ज्यादा सब्सटेंस होता है, हम कितने महान हैं और बाकी कितने नालायक है, इस ढंग के वो भाषण होते हैं। राजकीय नेता जब अलग अलग स्टेज पर व्याख्यान देते हैं तब वो कैसी अपनी बात रखते हैं, किस ढंग से बात रखते हैं। चुनाव के भाषण और वो भाषण, इनमें बहुत अंतर होता है। अब मैं कई लोगों के भाषण सुनते आया हूं। अब ये भी साहित्य सम्मेलन में नितिन गडकरी ने भाषण दिया यवतमाल के। अब नितिन और मैं, हम दोनों डिबेटर साथ में थे, यानी वक्तृत्व सीखने के दिनों में हम साथ में थे, तब से भाषण देते आए हैं। जो हम में से कुछ लोग थे कि अपने भाषण सब्सटेंस के साथ होने चाहिए, उनमें ठोस मुद्दे होने चाहिए, ये आग्रह रखने वाले लोगों में हम थे। फिर नितिन के कई भाषण सुनते आया बीच में। अब वो जब भी बोलेंगे मंत्री इस रिश्ते से बोलेंगे, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, वो तो आवश्यक होता है। उनके लोकसभा के भाषण भी बहुत फेमस हुए हैं। लेकिन बहुत सालों बाद एक सब्सटेंस वाला भाषण इस साहित्य सम्मेलन में उनका सुना। अच्छी बात उन्होंने रखी। हेडलाइन बनी। किस बात की हेडलाइन बनी? कि हम जो मंत्री लोग हैं, सरकार के लोग हैं, उन्होंने साहित्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके बाकी के भाषण में भी बहुत अच्छा सब्सटेंस था। तो ये भाषण में सब्सटेंस होना, ये राजकीय लोगों के बारे में बहुत अपवाद होता है।
तो मैं जब ये राजकीय भाषण क्या होते हैं, उसकी शैली क्या होती है, इसके बारे में जब विस्तार से आपके सामने बात करूंगा, तब उसकी सभी बारीकी आपके सामने रखूंगा। अब यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।